तो मोस्ट वेलकम। अभी जो अटैक होता है डॉस अटैक का तो हमें पता लग जाएगा कि ये हुआ है। फिर हट के कोई अटैक हो, हमें कैसे पता चलेगा? मॉड्यूल 2 आपने कल मैंने बताया था ना। सर अगर हमारे पास सीवी इंस्टॉल नहीं है, फर्ज करें ना जैसे इंडिविजुअल मेरा लैपटॉप है, उसको किसी ने हैक कर लिया, हम्म। तो मुझे कैसे आइडिया होगा? कोई इंडिकेटर आएगा या मॉड्यूल 2 में हम यही चीजें पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसमें हम सीन से हट के पढ़ेंगे कि इंडिविजुअल के साथ अगर अटैक इंडिविजुअल से। टीम हो या ना हो, इंडिकेशंस क्या होती हैं साइबर अटैक्स की, पता कैसे लगेगा? हाँ। ये तो कोई हार्डवेयर इशू भी हो सकता है, कोई और इशू भी हो सकता है। और भी हो सकते हैं, सही कह रहे हैं। यही तो चीज हमने देखनी है। क्या कमांड? एनईटी। सर ये आज मैंने आपसे एक एरर शेयर किया था, क्या चीज? ये इस तरह का एरर क्या हैकर्स का होता है? मैं बस वो देख नहीं पाया। सॉरी, एनईटी पीएलडब्ल्यूआई जस्ट इतना लिख दें। रन पे जाके लिखते हैं वो आपको बता देगा आपकी रन पे या सीएमडी? रन पे। ठीक हो गया। सर मंडे का ईमेल दिया है अपन आ गया। गुड। शेयर दीजिएगा वो उस पे आया होगा ना जिस पे हमने रजिस्ट्रेशन जिस ईमेल पे कराई थी। हाँ, मैं सर्च करता हूँ, मैंने सेटिंग। साइबर मंडे का ईमेल सिर्फ उनको आएगा जिन्होंने इसी काउंसिल का पहले कोई पेपर दिया हुआ, हाँ सर। और जिस ईमेल के साथ रजिस्टर किया हुआ उसी पे आएगा। मुझे नहीं, एक वीक में रजिस्टर करना होगा। पेपर तो एक साल के अंदर जब मर्जी दे दें। पेमेंट एक वीक में करके रजिस्टर करना होगा, विद इन अ वीक। तब मुझे तो नहीं। वेट कर लें, आ जाएगी। पर ये हार्ड फॉर्म में सर्टिफिकेट लेने के लिए यूपी काउंसिल शायद इसका क्या मेथड होगा? पेमेंट $10 होती है शायद, या $20 होती है। लेकिन बेहतर है यार, क्या कोई फायदा नहीं है कोई खास फायदा नहीं है। अगर आपको हार्ड फॉर्म में चाहिए भी सही, तो खुद प्रिंट ये कहीं से भी अच्छे पेपर पे प्रिंट करवा लें। यहाँ से नियरेस्ट ये मेलोडी में वो अयूब के नाम से है प्रिंटर्स, उसके पास जाएं, उसको कहीं 110 ग्राम वाले पे प्रिंट कर दो, ₹20 लेगा, कर देगा। कलर्ड कॉपी शायद 20 20 के 25 30, इससे ऊपर नहीं होंगे, 20 30 से ऊपर नहीं होंगे, कर देगा। लगता है फिर तो चीज तो आम इस्लामाबाद में बहुत महंगा है वो, इस्लामाबाद में बहुत मशहूर है, ये बहुत पुराना है, बहुत अरसे से है। मैंने चंद दिन पहले करवाया था, इसलिए मुझे रेट का पता है। अयूब के नाम से है, अयूब फोटो कॉपियर है, अयूब के नाम से 3 4 दुकानें हैं वहां पे। किसी एक के पास भी वो असल में वो एक तरह का हब बना हुआ है, या साथ ही इस्लामाबाद होटल के पीछे, उसके साथ बल्कि कॉर्नर पे फूड स्ट्रीट के पास। तो कहीं पेपर अच्छे वाला लगा, 110 ग्राम वाला। सर हार्ड कॉपीज में हम लोग अभी भी फंसे हुए हैं, डिजिटल के जमाने। नहीं, जिधर हार्ड देखो कॉपी फ्रेम करके लगानी पड़ती है ना कहीं कहीं। प्रोजेक्टर पे लगा के जो है ना, पीडीएफ जो है ना दीवार पे लगा दो। असल में ये काम बड़ा आसान कर दिया है हम लोगों ने। चले बात तस्करा हो, वो आपको पता ही होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, जो आज भी बहुत से लोग पाकिस्तान में कहते हैं कि सर ये तो कोई भी चेंज करके बना ले। जाते हुए देखिएगा सर्टिफिकेट्स बाहर मेरे भी लगे होंगे और भी कुछ स्टूडेंट्स के भी लगे होंगे। सर सर्टिफिकेट पे एक उसका सर्टिफिकेट यूनिक नंबर होता है, और नीचे यूआरएल लिखा होता है। भाई इस यूआरएल पर जाएं, सर्टिफिकेट नंबर डालें, चेक कर लें। मसला है कोई नहीं है, कोई करता है फोटो कॉपी को एडिट करता तो कर ले।
अच्छा जी, चलें जी आज के टास्क की तरफ चलते हैं। पहले कल हमने जो डिस्कस किया था थोड़ा सा उस पर हम एक क्विकली एक नजर दौड़ा लेते हैं। बल्कि मेरा ख्याल है कि कल जो हमने पढ़ा था उसके बारे में मैं बताऊं, आई वुड अप्रिशिएट कि आप लोग पार्टिसिपेंट्स बताएं कि कल हमने क्या पढ़ा था। एक छोटी सी ड्रिल, एक छोटा सा काम करते हैं, वो ये कि आप सब ने जो इस वक्त मेरे साथ क्लास में भी मौजूद हैं और जो इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन भी मौजूद हैं, तमाम पार्टिसिपेंट्स ने एक एक बात बतानी है कि कल हमने क्या पढ़ा था, लेकिन वो बात बतानी है जो किसी दूसरे ने ना बताई हो। ठीक है, तो मैं पहले आगाज कर रहा हूँ क्लास में जो मौजूद हैं उनसे, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह जो हमारे साथ ऑनलाइन ज्वाइन जिन्होंने किया हुआ उनकी तरफ भी चलेंगे। तो जनाब आपसे शुरू करते हैं जी, जहांगीर साहब थोड़ा सा ऊंचा बोले कि ताकि हमारे ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स को भी थोड़ा सा अंदाजा। जी, जहांगीर साहब ने बताया कि कल हमने ईडीआर के बारे में इन्होंने कोई सवाल पूछा था और ईडीआर से रिलेटेड कोई बात हुई थी। जी जनाब, आपका नाम मेरे जहन से निकल रहा था। असजद के इब्ने असजद, नहीं इब्ने असजद का तो मतलब हुआ कि असजद का बेटा। अच्छा चलो ठीक है जी। एक इम्पोर्टेंट चीज कल ये पढ़ी थी कि इंसिडेंट, इवेंट और लॉगिंग क्या चीज होती है। इंसिडेंट जो है ठीक हो गया, बस बाकियों के लिए छोड़ देते हैं। चलें जी। जी जनाब, सर इसमें हमने असदद साहब ने बताया कि इंसिडेंट और इवेंट्स के बारे में हमने कल पढ़ा था। जी प्ले बुक के बारे में हमने पढ़ा था। हाँ, अब्दुल्ला साहब बता रहे कि कल हमने प्ले बुक के बारे में पढ़ा था। जी जनाब, के बारे में पढ़ा था कि सक्सेसफुल टेक होता है, इंसिडेंट इवेंट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होता, अनसक्सेसफुल होता है। ठीक है। तो जनाब ये क्या नाम है आपका? मजहर अहमद। हाँ, मजहर अहमद साहब ने बताया कि इंसिडेंट के बारे में कल हमने पढ़ा था कि इंसिडेंट सक्सेसफुल अटैक को कहते हैं और इवेंट अनसक्सेसफुल अटैक को कहते हैं। जी जनाब सनाउल्लाह साहब। दो फेमस हैं। मैं समझा कहने लगे हैं कि व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम बहुत फेमस है। नहीं, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ज्यादा फेमस है इनसे, है ना? यस, बात पूरी बताए ना कि दो सॉफ्टवेयर किस चीज में फेमस है। तो सीम में दो सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं पूरी दुनिया में, एक स्प्लंक और एक क्यूरेडार। लें जनाब, ये ऑन साइट पार्टिसिपेंट्स तो हो गए माशाल्लाह। अब मुझे बताइए फैसल साहब, फैसल भाई बताइएगा जी, आप कोई एक बात बताएं जो कल हमने पढ़ी थी, ये जो बातें हम डिस्कस कर चुके हैं इनके अलावा। टीटीपी, टेक्निक, हाँ टैक्टिक्स एंड प्रोसीजर। जी, टीटीपीज के बारे में कल हमने जिक्र किया था। जबरदस्त, गुड हो गया जी। जी जनाब, साद साहब। आईओसीज के बारे में बताया था, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज। आईओसीज के बारे में हमने थोड़ा सा हल्का सा जिक्र किया था कि आईओसीज कहते हैं इंडिकेटर ऑफ कंप्रोमाइज को। आगे डिटेल में पढ़ना है इसको। गुड हो गया जी। नौशेरवान साहब जी। Sir, SOC only used in companies, not in individual. ठीक है जी। सॉक पाकिस्तान में तो अभी तक कॉर्पोरेट या एंटरप्राइज लेवल पर सॉक यूज हो रहा है, इंडिविजुअल लेवल पर सॉक पाकिस्तान में अभी इसका कोई यूजेज नहीं है। हम सारी चीजें जो सॉक में हम पढ़ रहे होंगे, डिस्कस कर रहे होंगे, उनका फोकस किस तरफ होगा? कॉर्पोरेट सेक्टर की तरफ हमारा फोकस होगा इस पर। जी जनाब, मोहम्मद जुनेद साहब। सर कल हमने सीम्स टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ा था और सॉक रिस्पॉन्डर लेवल 1 के टास्क के बारे में पढ़ा था। ठीक है जी। टास्क 1 सॉक एनालिस्ट लेवल 1 के टास्क क्या होते हैं उससे रिलेटेड हमने कल कुछ पढ़ा था। मोहम्मद उमर साहब जी। सर हमने जो है ना इंसिडेंट्स, इवेंट्स और उसके बारे में, लॉस के बारे में पढ़ा था कि लॉस कैसे आते हैं उसमें। और ठीक हो गया जी। चलें जी, उस्मान साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर पढ़ा तो वो सभी बता चुके हैं, लेकिन वो एक चीज़
मेरे ख्याल है कि आपने बस सरसरी सी बताई थी, कहा था कि मैं आगे बताऊंगा, वो है प्ले बुक। प्ले बुक के बारे में पढ़ा था कि जब हम किसी इंसिडेंट को बार बार किसी अटैक को बार बार फेस करते हैं तो उससे फिर बचने के लिए हम प्ले बुक जो है ना वो क्रिएट कर लेते हैं, ऑटोमेट कर लेते हैं उन स्टेप्स को जो हम मैनुअली रोज़ाना या हर अटैक पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसको हम ऑटोमेट कर लेते हैं, जिसको प्ले बुक का नाम देते हैं। ठीक हो गया, ठीक हो गया जी। मिस इकरा, आप बताइएगा कल हमने क्या पढ़ा था? मिस इकरा, आपको अगर आवाज आ रही है मेरी तो बताइएगा कि कल हमने क्या पढ़ा था। आपकी आवाज मुझे नहीं आ रही, माइक अनम्यूट करें फिर बताएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हमने मॉड्यूल 1 में कुछ चीज़ें डिस्कस की थी, जैसे साइबर थ्रेट्स, IOCs, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज, और इवेंट्स लॉग्स के बारे में, इंसिडेंट्स। जी, इत्तेफाक से सारी बातें कोई ना कोई बता चुका है। जो आखिर में होता है उस बेचारे के साथ ये तो होता है। और कोई ऐसी बात हो जो कल हमने पढ़ी हो और आपके ज़हन में हो? अच्छा, जरूरी नहीं है ज़बानी बताएं, अगर आपके पास नोट्स हैंडआउट्स आपके बनाए हुए हैं आप उनमें से भी बता सकते हैं। वालेकुम अस्सलाम। सर, अटैक्स के बारे में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, लाइक फॉर एग्जांपल डोस अटैक्स। तो ठीक हो गया, ठीक है। हमने कल इससे रिलेटेड कुछ चीजें हमने पढ़ी थी। ओके, चलें जी, आगे चलते हैं जी। आज वैसे कल हम शुरू कर रहे थे मॉड्यूल 1, लेकिन मॉड्यूल 1 शुरू करते करते हम थोड़ा सा मॉड्यूल 1 के बैकग्राउंड की तरफ चले गए, अपने कोर्स के ओवरव्यू की तरफ हम चले गए। तो आज से हम प्रॉपर इंशाल्लाह मॉड्यूल 1 शुरू कर रहे हैं और मॉड्यूल 1 का नाम था सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। और जो पार्टिसिपेंट कल ज्वाइन नहीं कर सके थे, या हमारे पास एक आज नए पार्टिसिपेंट भी मौजूद हैं, उनके लिए कुछ चीज़ें हमने रिवाइज होगी तो अंदाज़ा हो गई, और कुछ चीज़ें मैं जस्ट क्विकली एक आधे मिनट में डिस्कस हम कर लेते हैं ताकि चीज़ें कनेक्ट हो जाएं एक सीक्वेंस के साथ। जी, ये हमारे कोर्स के टास्क हैं। कल मोस्ट ऑफ द टाइम कल की क्लास में जो मैंने स्पेंड किया था, और इरादा मेरा नहीं था, इरादा था हमने मॉड्यूल 1 शुरू करना था, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे भी अंदाज़ा हुआ और आप लोगों को ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो गया कि कोर्स में क्या कुछ होगा और कोर्स का फ्लो कैसे जाएगा। तो इनके बारे में कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे कोर्स में ये कुछ है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात वो ये थी कि ये सारी चीज़ें जो हैं इनका एक फ्लो है, एक सीक्वेंस है। जैसे पहले नंबर पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट, यानी कि कंपनीज, डिफरेंट एंटरप्राइज कॉरपोरेशन, चाहे स्मॉल मीडियम लार्ज जिस तरह की भी हैं, वो कंपनीज अगर अपनी सिक्योरिटी को मेक श्योर करना चाहती हैं, इंप्रूव करना चाहती हैं, तो पहले नंबर पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं और उनको मैनेज कैसे करते हैं। फिर दूसरे नंबर पर जब सिक्योरिटी टास्क, ऑपरेशंस, मैनेजमेंट के बारे में पता लगता है, फिर दूसरे नंबर पर अगली बात चलती है कि किस तरफ चलते हैं। अगली चीज होती है जी साइबर थ्रेट्स, इंडिकेटर्स ऑफ कंप्रोमाइज, IOCs, अटैक मेथोडोलॉजी, यानी कि हैकर्स अटैक कैसे करते हैं कंपनीज के नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर पर,
या उसके आईटी एसेट्स पर हम ये डिस्कस करेंगे कि अटैक्स किस तरह से होते हैं। अभी जैसे क्लास से पहले ये अब्दुल्ला साहब भी डिस्कस कर रहे थे, सर पता कैसे लगेगा कि अटैक किसी ने किया कि नहीं किया, और खास तौर पे सीन नहीं है या सॉक नहीं बना हुआ, अब कैसे पता लगेगा। तो इंशाल्लाह जब इस पर आएंगे हम, जब अटैक्स के बारे में, इंडिकेटर्स ऑफ कॉम्प्रोमाइज, साइबर थ्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो इंशाल्लाह उसके इंडिकेटर्स और उनकी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि अटैक हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, जब अटैक्स के बारे में पहले सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ें पढ़ेंगे, फिर उससे बाद अटैक्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर उससे अगली चीज़ पर जाएंगे कि कौन सा अटैक कामयाब हो गया, कौन सा नाकाम हो गया, उसकी हम लॉग्स देखेंगे। इवेंट और इंसिडेंट में मैंने यही फर्क बताया था ना, हैं दोनों अटैक्स। इवेंट उसको कहेंगे अनसक्सेसफुल, इंसिडेंट उसको कहेंगे जो अप टू समहाउ थोड़ी बहुत, जिसमें उसको हैकर को, अटैकर को सक्सेस मिली हो। दोनों के बारे में हम लॉग्स देखेंगे, और फिर अगले नंबर पर जाकर हम सीम सॉल्यूशंस में जाकर सॉक एनवायरनमेंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवन मैनेजमेंट सीम से बनता ही है कि सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी डिटेल्स एक फॉरम पर, एक प्लेटफॉर्म पर हमें मिल रही होंगी, जहां पर चाहे इवेंट हो, चाहे इंसिडेंट्स हो, चाहे थ्रेट्स हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हमें वहां पर नजर आ रही होंगी। और फिर हम चीज़ों को इम्प्रूव करते 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 जब इम्प्रूव कर रहे होंगे तो अटैक्स उस कंपनी पर डे बाय डे आहिस्ता आहिस्ता कम होते जाएंगे, और जब अटैक्स कम होते जाएंगे तो फिर स्टाफ, खासतौर पर हम अपने सॉक से रिलेटेड बात करें तो सॉक वाला स्टाफ तो आसानी उसके लिए होती जाएगी, दिन ब दिन अटैक कम होते जा रहे हैं। हाथ पे हाथ रख के जरा चिल प्रोग्राम शुरू होता जाएगा, नहीं जी चिल प्रोग्राम होता है, लेकिन चिल प्रोग्राम को आपने चिल प्रोग्राम तक नहीं रखना। फिर हमने क्या करना है, जो अटैक अभी नहीं हुए और पॉसिबल हैं, हो सकते हैं, उनकी हम वर्किंग करेंगे मॉड्यूल 5 उसके बारे में। और आखिर में अटैक के केस में रिस्पॉन्स कैसे करना है, ये सारा कुछ हमारे इस कोर्स के अंदर है। तो चलें जनाब, शुरू करते हैं सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट से। इसमें CND तो सर्टिफाइड नेटवर्क डिफेंडर है, उधर उसमें तो सिर्फ काउंटर मेजर डिफेंडिंग की चीजें हैं सारी, सॉक से रिलेटेड कोई चीज नहीं है उसके। अच्छा जी, लेकिन जी पहले नंबर पर सिक्योरिटी मैनेजमेंट। कल मैंने तस्करा किया था, जस्ट फॉर द रिपीटेशन, कि किसी भी कंपनी में सिक्योरिटी से रिलेटेड इवेंट्स एंड इंसिडेंट्स या उन सारी चीजों को मैनेज कैसे किया जाता है आमतौर पर, या किस को मैनेज किया जाता है। अच्छा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट को डिस्कस करने से पहले देखिए, मैनेजमेंट का आपको अंदाजा होगा, आप सबको अंदाजा होगा। मैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा, हम में से हर शख्स रोजाना डेली बेसिस पर अपनी लाइफ में बहुत सी चीजें मैनेज कर रहा होता है। कोई अपने घर के फाइनेंसेस मैनेज कर रहा होता है, कोई अपने बिजनेस की चीजें मैनेज कर रहा होता है, कोई अपनी पर्सनल लाइफ की चीजें मैनेज कर रहा होता है, कोई रिलेशन मैनेज कर रहा होता है, कोई फ्रेंड्स मैनेज कर रहा होता है। देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स वी आर मैनेजिंग इन आवर रूटीन लाइफ। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट में हमने किसको मैनेज करना है? सिक्योरिटी एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी। अच्छा, सिक्योरिटी एक्टिविटीज ऑफ इंडिविजुअल भी आ जाता है, लेकिन चूंकि हम कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट कंपनीज के बारे में बात कर रहे हैं, तो सिक्योरिटी एक्टिविटीज ऑफ अ कंपनी, जिस कंपनी को हम सर्विसेज दे रहे हैं या जिस कंपनी में हम जॉब कर रहे हैं। अच्छा, अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट में किस किस तरह की चीजों से रिलेटेड सिक्योरिटी को मैनेज किया जा सकता है, यहां पर उन्होंने उन तमाम चीजों को, तमाम टास्क्स को 4 उसमें पोर्शंस में डिवाइड किया है आसानी से समझने के लिए। कौन से 4 पोर्शंस हैं जी? इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, और उसके बाद कंप्लायंस एंड वैलिडेशन, सिक्योरिटी ऑपरेशंस एंड सिक्योरिटी प्रिवेंशन। मतलब इन सारी तरह की चीजों को मैनेज करने को हम कहेंगे सिक्योरिटी मैनेजमेंट। सबसे पहले मैं बात शुरू करता हूं सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, जिस पर
थोड़ी बहुत हमने डिस्कशन कल भी की थी। सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर या इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी का क्या मतलब होगा? इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या होता है? कंपनी का नेटवर्क, एप्लीकेशंस, होस्ट्स, डेटा, यही कुछ ही होगा ना। वैसे कल मैंने ज्यादा नाम बताए थे इससे, शायद याद हो। मैंने कहा था राउटर, स्विचेस, वेबसाइट्स, एप्लीकेशंस, सर्वर्स, वेब एप्स, डेटा, और ये सारी चीजें मैंने बताई थी। बताया था कि नहीं बताया था? यहां कम क्यों लिखे हैं? यहां कम इसलिए लिखे हुए हैं कि मैंने हर चीज का नाम अलग-अलग से बोला था। यहां उन्होंने होस्ट के एक वर्ड में सारी मशीन्स ऐड कर दी, सर्वर भी हो गया, क्लाइंट भी हो गया। नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर राउटर, स्विचेस, फायरवॉल, सारी चीजें आ गई। अच्छा, उसके बाद एप्लीकेशंस में वो एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेब एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड वो आ गया। डेटा सिक्योरिटी में यूजर्स का डेटा, कंपनी का कॉर्पोरेट डेटा, सर्वर क्लाइंट्स का डेटा, वो सारी चीजें आ गई। तो बेसिकली चीजें वही हैं। इस तरह की चीजों को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं? इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, बिकॉज दीज आर द इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड थिंग्स। अच्छा जी, इन चीजों को मैनेज कर इन चीजों, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी, और जो इसको मैनेज कर रहा होगा उसको क्या कहेंगे? मैनेजर किस चीज का? इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी मैनेजर। अच्छा, अब जो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एनालिसिस कर रहा होगा, पेनिट्रेशन टेस्टिंग टीम को जो मैनेज कर रहा होगा, ये सारी चीजें आमतौर पर कंसीडर की जाती हैं किस पर? सिक्योरिटी प्रिवेंशन। आप में से जिन लोगों ने, कल भी मैंने तस्करा किया था, CEH का कोर्स, सर्टिफाइड एथिकल हैकर का कोर्स पढ़ा होगा, उनको तो बहुत अच्छी तरह से अंदाजा होगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, परेशान ना हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली पेनिट्रेशन टेस्टिंग और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में करते क्या हैं हम? वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और पेनिट्रेशन टेस्टिंग में हम, पेनिट्रेशन टेस्टर एक काम करता है, वो क्या? कंपनी के इंफ्रास्ट्रक्चर को या उसकी जितनी भी सिक्योरिटी, खासतौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर को, उसकी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, सारी डिटेल्स कलेक्ट करता है, और उसमें से कोई वल्नरेबिलिटी फाइंड करने की कोशिश करता है, वल्नरेबिलिटी ढूंढता है। वल्नरेबिलिटी कहते हैं वीकनेस, ड्रॉबैक, बैकडोर, कमी, कोताही, खामी, लेकिन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किसी इंफ्रास्ट्रक्चर में, किसी सॉफ्टवेयर में, किसी ऐप में, किसी वेबसाइट में कमी, कोताही, खामी, ड्रॉबैक, बैकडोर है, लेकिन उससे सिक्योरिटी कंप्रोमाइज नहीं होती। मिसाल के तौर पर एक सॉफ्टवेयर है कंपनी के पास, चला रहे हैं, वो बहुत ज्यादा यूजर्स आ जाते हैं, स्लो हो जाता है, सिक्योरिटी का कोई मसला नहीं हो रहा, तो आप उसको वल्नरेबिलिटी नहीं कहेंगे, फिर हम उसको बग कह सकते हैं, फ्लॉ कह सकते हैं, कुछ और कह सकते हैं। वल्नरेबिलिटी का लफ्ज इस्तेमाल होता है सिक्योरिटी की टर्म, सिक्योरिटी से रिलेटेड फील्ड के अंदर। तो वल्नरेबिलिटी होगी इंफ्रास्ट्रक्चर में या उस कंपनी में जितने भी सॉफ्टवेयर या एप्स या प्रोग्राम्स या चीजें यूज हो रही हैं, वहां पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से कोई ड्रॉबैक या बैकडोर, जो मर्जी लफ्ज यूज कर लें, बस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू ज़हन में आपने रखना है, उससे जो होगी उसको कहेंगे वल्नरेबिलिटी। और जब वल्नरेबिलिटी मिल जाती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट से हम वल्नरेबिलिटी ढूंढते हैं, वल्नरेबिलिटी मिल जाती है तो पेनिट्रेशन टेस्टिंग में फिर हम क्या करते हैं, उसको पेनिट्रेशन टेस्टर्स या हैकर्स उसको वेरीफाई करके देखते हैं कि इज इट एक्चुअली एग्जिस्ट और नॉट, और अगर वाकई वो वल्नरेबिलिटी वहां पर एग्जिस्ट करती होती है, पाई जाती है,
और उसकी वजह से अटैक कामयाब हो जाता है, मशीन की एक्सेस, डेटाबेस की एक्सेस, नेटवर्क की एक्सेस मिल जाती है, तो फिर वो क्या करते हैं, क्योंकि आमतौर पे पेनिट्रेशन टेस्टिंग 2 तरह के लोग ही कर रहे होते हैं, तीसरी कोई टाइप प्रोफेशनली नहीं है। कौन से 2 तरह के लोग कर रहे होते हैं? एक, कंपनी के अपने एम्प्लॉयज, और दूसरी, जरूरत कंपनी ने किसी दूसरी कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, थर्ड पार्टी जिसको कहते हैं, कि दूसरी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को पेनिट्रेट करके, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके या पेनिट्रेट करके चेक करें। तीसरी कोई टाइप नहीं होता, तीसरा वो हैकर होता है, वो पेनिट्रेशन टेस्टर नहीं होता जी। तो कंपनी का अपना स्टाफ अगर पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहा होगा, कौन सा स्टाफ? अपना स्टाफ। उस अपने स्टाफ को सैलरी कौन दे रहा है? वही कंपनी सैलरी दे रही है ना, जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर वो टेस्ट कर रहा है, दूसरे लफ्ज में हैक कर रहा है। अच्छा, वो जो कंपनी उसको सैलरी दे रही है उसी के सर्वर हैक कर रहा है और हैक कर लेता है, और फिर उसके बाद जाके वहां पे कोई खराबी पैदा करता है या कोई और अपनी चीज को, अपने बेनिफिट्स के लिए कोई काम करता है, और कंपनी को बाद में पता लग जाए, कितनी देर बाद छुप के रहेगी? तो वो बेसिकली अपनी रोजी पे, अपनी जॉब पे खुद ही लात मार रहा है। इस तरह से होता नहीं है। अच्छा, अब जो थर्ड पार्टी कंपनी ने एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर को टेस्ट करें, फ्री में करेंगे वो, पेड। और आप में से अगर किसी का थोड़ा बहुत भी एक्सपीरियंस हो इस फील्ड से रिलेटेड, तो उसको पता होगा, नहीं तो मैं बता देता हूं, कोई मसला नहीं। पाकिस्तान में थर्ड पार्टी कंपनी से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाने का ट्रेंड है, आहिस्ता आहिस्ता और भी इंक्रीज हो रहा है, और दिस इज द बिजनेस मॉडल जिसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व। आम सी सादा सी बात बताऊं ना, आम सी एक बहुत बड़ी भी आईटी एंटरप्राइज नहीं, पाकिस्तान में, पाकिस्तान के हवाले से कुछ स्मॉल एंड मीडियम कॉर्पोरेट एंटरप्राइज भी पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाने आ जाए तो कॉस्ट करोड़ों रुपीस में होती है, लाखों वाला चक्कर नहीं है यहां। अच्छा, ये बात मेरा सिर्फ बताने का एक मकसद था, क्या कि आप थर्ड पार्टी कंपनी से पैसे दे के काम करवा रहे हैं, और क्या काम करवा रहे हैं? अपने सर्वर्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाना है, इन अदर वर्ड्स हैक करवा रहे हैं। अच्छा, पैसे भी दे रहे हैं, एग्रीमेंट भी कर रहे हैं, और उनसे हैक करवा रहे हैं, और वो हैक करके अपना को बीच में कोई काम, कोई जुगाड़ अपनी डाल दें, लो जी ये तो हो जाएगा, बाद का फायदा जिससे हो जाए, बैकडोर ऐड करते हैं, कोई ऐसी चीज ऐड करते हैं कि प्रोजेक्ट 4-6 महीने का तो हो गया, बाद में हम बेनिफिट लेते रहेंगे। इस तरह की चीज कब नेक्स्ट पेनिट्रेशन टेस्टिंग वो किसी और से करवा लेते हैं, और उस पेनिट्रेशन टेस्टिंग में ये चीज पकड़ी जाती है। तो क्या ख्याल है, उस कंपनी से दोबारा ये कंपनी करवाएगी? कभी नहीं करवाएगी। इनका और उनका जो एग्रीमेंट हुआ था, कोर्ट में चले जा सकते हैं, चले कोर्ट में कुछ हो ना हो, सिर्फ ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बात मशहूर कर देते हैं कि हमने फलां कंपनी से पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाई थी, उन्होंने पेनिट्रेशन टेस्टिंग के दौरान अपना लूप होल रख, अपनी कोई चीज बीच में ऐड कर दी थी। तो अब बताएं, इस कंपनी से कोई और पेनिट्रेशन टेस्टिंग करवाएगा? लॉस ऑफ रेपुटेशन, गुडविल खराब, कोई भी नहीं करवाएगा। इसलिए आमतौर पर मैंने बताया ना, ये 2 ही सिनेरियोज होते हैं। तीसरा सिनेरियो हैकर वाला होता है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग वाला सिनेरियो नहीं होता। That's a different terminology. White hat hacker उसको कहते हैं जो हैकिंग स्किल्स का इस्तेमाल पॉजिटिव वे में करता है, चाहे अपनी कंपनी के लिए करे, चाहे दूसरों के लिए करे, चाहे किसी के लिए भी करे, चाहे वो पेनिट्रेशन टेस्टिंग करे चाहे ना करे। बेसिकली वो साइबर ड्रिल्स का हिस्सा होती है,
ब्लू टीम और रेड टीम, हाँ वो दोनों अमूमन एक ही कंपनी की होती है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे क्या कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग ये सारी आप अपनी कंपनी के अपने स्टाफ से क्यों करवा रही है कंपनी, या दूसरों को पैसे दे के क्यों करवा रही है कंपनी? अपने स्टाफ में जब कैपेसिटी नहीं होती देन बाहर से करवा देते हैं। नहीं, दोनों चीजें, अपने स्टाफ से क्यों करवाते हैं और बाहर वालों से क्यों करवाते हैं, मतलब पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों करवाते हैं? टू मेक श्योर कि अगर कोई सिस्टम के अंदर या नेटवर्क के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर कोई वल्नरेबिलिटीज है तो हम फाइंड आउट करके उसको पहले एड्रेस करके इंस्टेड को बाहर से आके अटैक करके उसको एक्सप्लॉइट कर। जी, आसान अल्फाज में क्या हम ये नहीं कह सकते सिक्योरिटी प्रिवेंशन कह सकते हैं कि पेनिट्रेशन टेस्टिंग क्यों करवाई जाती है? ताकि उस कंपनी को पता लगे कि उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में कहां वल्नरेबिलिटी है, कहां से हैकर हैक कर सकता है, इससे पहले कि आके हैकर हैक करे और नुकसान फिर अनमेजरेबल हो, पहले चेक करवा के, पहले टेस्ट करवा के उनको फिक्स कर ले। ठीक हो गया? अच्छा जी, और उसके बाद अच्छा आ जाते हैं जी अब कंप्लायंस एंड वैलिडेशन। ये क्या होता है? कंप्लायंस एंड वैलिडेशन ये होती है थोड़ी सी पॉलिसी से रिलेटेड चीजें। Yes, develop the policy and procedure for the company to make sure about their security incidents or events. कि कंपनी की कुछ ऐसी पॉलिसीज हों, कुछ ऐसे SOPs हों, कुछ ऐसे स्टैंडर्ड्स हों जिसकी वजह से वो पॉलिसीज कंपनी के तमाम एम्प्लॉयज या तमाम कस्टमर्स पर वो फोर्स करते हैं कि जिसकी वजह से सिक्योरिटी इंप्रूव रहे। मिसाल के तौर पे मुझे उम्मीद है आप सब लोगों के बैंक अकाउंट्स होंगे, और पाकिस्तान क्या दुनिया भर में बैंक अकाउंट्स आजकल इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन बैंकिंग और ऐप बैंकिंग चलती है, ऐसे ही है ना? अच्छा, आपका अगर बैंक अकाउंट है तो मेरा ख्याल है कि आप सब लोग इंटरनेट बैंकिंग और ऑनलाइन और ऐप बैंकिंग यूज करते होंगे, करते हैं कि नहीं करते? अच्छा, तो पाकिस्तान में है तो मेरे ख्याल है पूरी दुनिया में भी होगा, क्योंकि हमारे साथ पार्टिसिपेंट माशाल्लाह 2-3 और मुल्कों से भी मौजूद है हमारे पास, बल्कि 3-4 ममालिक से इस वक्त हमारी क्लास में पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं। कहीं पर दिन है तो कहीं पर रात है तो कहीं पर शाम है इस वक्त। तो एनीवेज थिंग इज कि मैं वो बैंकिंग पोर्टल की बात इसलिए कर रहा था कि पाकिस्तान में भी आप अपने रजिस्टर्ड मोबाइल फोन पर ऐप इंस्टॉल करके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अपना आपका दूसरा मोबाइल हो जो रजिस्टर्ड ना हो, उस पर ऐप इंस्टॉल करके अपने अकाउंट से ट्रांजैक्शन कर सकते हैं कि नहीं? नहीं कर सकते। ऐप इंस्टॉल हो जाती है, आगे नहीं जाती जब तक आप मोबाइल रजिस्टर ना करवाएं। और पाकिस्तान के बैंक्स में तो अभी तक ये है कि एक मोबाइल रजिस्टर होता है, दूसरा करते हैं पहला अनसब्सक्राइब हो जाता है। मतलब ये कंपनी ने पॉलिसी बनाई हुई है। अच्छा, फिर आप पासवर्ड रखते हैं, वो क्या कहता है कम से कम 8 कैरेक्टर्स का या 10 कैरेक्टर्स का होना चाहिए। अपर केस, लोअर केस, डिजिट्स, अल्फाबेट्स, न्यूमेरिक, स्पेशल कैरेक्टर सारे होने चाहिए। और सच्ची बात है, आम आईटी प्रोफेशनल्स की तो बात ही अलग, हमारे जैसे साइबर वाले भी ना आगे यार किस चक्कर में फंस गए। लेकिन हम साइबर वाला ये वाली बात अपने आप से कर रहा होता है, बाकी आईटी वाले दूसरों से भी कर रहे होते हैं। यार किस चक्कर में फंस गए, आसान सा पासवर्ड रखने दे, नहीं रखने देता। व्हाट इज दिस पॉलिसी? तो ये रेगुलेटरी कंप्लायंस पॉलिसीज कौन बना रहा होता है और किस लिए बना रहा होता है? चलिए कौन जो भी बना रहा होता है किस लिए बना रहा होता है? टू मेक श्योर अबाउट द सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। अच्छा, जैसे आप लोग हम सब एटीएम जाते हैं, वहां शायद आपने वो छोटा सा एक पोस्टर लगा हुआ देखा होगा, हर एटीएम में लगा हुआ होता है क्या, बी अवेयर ऑफ स्किमर्स। या हर दूसरे चौथे दिन हमें बैंक से मैसेज भी आ जाता है कि बैंक आपको कभी अपने नंबर से कॉल नहीं करेगा। ये सारी क्या चीजें? पॉलिसीज। वो बैंक का जो सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट होगा, जो भी डिपार्टमेंट होगा,
हम उस पर आगे जाके बात करेंगे। हो सकता है वो SOC डिपार्टमेंट में लोग बैठे हुए पॉलिसीज बना रहे होते हैं कि यूजर्स को गाइड करते रहें, बताते रहें, ताकि वो इस तरह की चीजों से बच के रहें। तो ये सारे मामला किस में आ जाएंगे? कंप्लायंस एंड वैलिडेशन में। compliance and validation, two different words. बेसिकली टू डिफरेंट वर्ड्स का मतलब ये है कि कंप्लायंस कहते हैं पॉलिसीज बनाना, दूसरे नंबर पर वैलिडेशन का मतलब है क्या इन पॉलिसीज पर वाकई अमल हो रहा है कि नहीं हो रहा। यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है ऑडिट, वैलिडेशन ऑडिट में आ जाता है। पहले नंबर पर पॉलिसीज बनाना, दूसरे नंबर पर पॉलिसीज इंप्लीमेंट करवाना, और तीसरे नंबर पर उसकी वैलिडेशन, क्या हमने जो पॉलिसीज बनाई हुई है ये चल भी रही हैं कि नहीं चल रही, क्या इन पर प्रॉपर वर्किंग हमारा स्टाफ कर रहा है या नहीं कर रहा। तो वो कैसे पता लगता है? ऑडिट। फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, हम एक कोई किसी भी स्टैंडर्ड को 27001 को कंप्लाई कर रहे हैं, तो कंप्लाई में हमने पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, जितने भी स्टैंडर्ड्स की रिक्वायरमेंट्स थी उसके मुताबिक डॉक्यूमेंटेशन बना दी, ये होगी कंप्लाई। ठीक हो गया। उसके बाद वैलिडेट उसको करेंगे थर्ड पार्टी, आगे ऑडिट करेगी, ऑडिट करेगी तो वैलिडेशन। जी, वैलिडेट है, इसके बेस पे कंप्लाइंट है। ऐसे ही है जी, बिल्कुल। और खास तौर पे इन्होंने तज़किरा किया, आम में से मेरा ख्याल है कि काफ़ी लोगों को कुछ को अंदाज़ा होगा, बाकी को जिनको अंदाज़ा नहीं है उसके हवाले से एक छोटी सी चीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ये जो पॉलिसीज, कंप्लायंस और वैलिडेशन के किस तरह के, बल्कि आसान अल्फाज में यूज़ करता हूँ, मेरी कोशिश होती है आसान अल्फाज इस्तेमाल करूँगा ताकि समझना समझाना हमारा मकसद होता है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट में दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनीज किस तरह के सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। दुनिया की बड़ी कंपनीज इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में, यानी हमारी सिक्योरिटी की फील्ड में, कंपनी का डेटा, कस्टमर्स का डेटा और सारी चीजों को सिक्योर करने के लिए कौन से स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। उसके लिए दुनिया में, पूरी दुनिया में एक स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड का नाम है ISO 27001। कौन सा स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं? ISO 27001। 27001 भी इसको समटाइम कहते हैं, या ISO 27001 भी इसको कहा जाता है। ये क्या? ISMS, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 27001। अब 27001 की अगर आप आगे मजीद डिटेल में जाएंगे तो आपको थोड़ा सा मैं बताता हूं, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा मैं आपको ज्यादा कहेंगे ज्यादा भी बता दूंगा, लेकिन फिर हम बात कहीं और न चली जाए। तो 27001 के आगे भी मजीद 2 ब्रांचेस होती हैं। एक होता है इंप्लीमेंटर, दूसरा होता है ऑडिटर। यानी कि जो इंप्लीमेंटर होगा वो, उसकी जिम्मेदारी होगी कि कंपनी ने वो 27001 में जो इंटरनेशनली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट के स्टैंडर्ड हैं वो कंपनी में इंप्लीमेंट करवाए। जैसे मैंने अभी बैंक की मिसाल दी, मेरे ख्याल से बैंक्स में भी कोई ना कोई इस तरह के, कोई ना कोई नहीं, अब तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने स्टैंडर्ड बना दिया, 1.5 साल से, पहले नहीं होता था, अब बना दिया स्टैंडर्ड। तो इनके पास जरूर इस तरह के सर्टिफाइड कैंडिडेट हैं जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ये ISO 27001 के सर्टिफाइड इंप्लीमेंटर लोग हैं। उनका काम क्या होता है? जो पूरी दुनिया में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बेस्ट प्रैक्टिसेस या स्टैंडर्ड्स हैं वो इंप्लीमेंट करवाते हैं। ये उसी चीज का शाखसाना है, उसी चीज का है कि जिसकी वजह से आपको मोबाइल पे OTP आता है, आपको बैंक वाले मैसेज करते हैं, आपको वो बैंक की तरफ से गाहे बगाहे अपडेट किया जाता है, ऐप की रिस्ट्रिक्शन, इंटरनेट बैंकिंग की रिस्ट्रिक्शन, इस तरह की रिस्ट्रिक्शन, ये सारी उन्हीं की वजह से है।
अच्छा, अब इम्प्लीमेंटर्स ने तो पूरी पॉलिसी बनाकर इम्प्लीमेंट करवा दी। आपको पता है पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर जगह वो अंडर द टेबल चीजें होती हैं। वो अलग बात है कि हमें जहां का अंदाजा नहीं है जिस मुल्क का, लेट्स से फॉर एग्जांपल कि मैं अगर यूरोप में नहीं रहा या मेरा यूरोप का एक्सपोजर नहीं है तो मुझे लगेगा नहीं यार यूरोपियन नहीं करते होंगे, ये पाकिस्तानी यही काम करते हैं। किसी का यूरोप का एक्सपोजर होगा तो उसको पता होगा कि यूरोप में भी यही काम होता है। तरीका चीजें जरा डिफरेंट होती हैं। तकरीबन हर जगह ये होता है, कहीं कम कहीं ज्यादा, फर्क सिर्फ इतना सा है, लेकिन होता हर जगह। अच्छा, अब अंडर द टेबल जो चीजें हो जाती हैं, पॉलिसी बनी हुई है, कहीं चल रही है कहीं नहीं चल रही, कोई फेवर दे देता है कोई नहीं दे देता। अब चेक कैसे होगा कि ये स्टैंडर्ड्स वाकई फॉलो कोई कंपनी कर रही है कि नहीं कर रही? उसके लिए ये जो ऑडिटिंग फर्म्स होती हैं, इन ऑडिटिंग फर्म्स के पास भी ISO 27001 के सर्टिफाइड पीपल होते हैं। ये सर्टिफाइड इंप्लीमेंटर नहीं होते, ये सर्टिफाइड ऑडिटर होते हैं। ये सर्टिफाइड ऑडिटर्स जाकर ऑडिट करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि ये कंपनी जो क्लेम कर रही है कि हम ISO 27001 वाले स्टैंडर्ड्स को यूज करते हुए अपने कस्टमर्स और अपने एम्प्लॉइज का डेटा सिक्योर करते हैं। क्या सिर्फ जबानी कलामी वो क्या बात कर रहे हैं कि वाकई ये स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं कि नहीं करते? तो वो ऑडिटर आकर वेरीफाई करते हैं, ऑडिट करते हैं, और अगर ऑडिट के रिजल्ट में वाकई वो ये स्टैंडर्ड्स यूज करते हुए पाए जाते हैं, मतलब इन स्टैंडर्ड्स को यूज कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है? फिर उसको कहते हैं कि ये कंपनी इन स्टैंडर्ड्स को कंप्लायंस कर रही है। दिस कंपनी इज कंप्लायंस विद दीज स्टैंडर्ड, या सर्टिफाइड का वर्ड भी यूज किया जाता है। यहां मैं एक छोटी सी बारीक सी बात आपको बताऊं, फिर मैं बात को आगे लेके चलता हूं। छोटी सी बारीक सी बात, टीवी पे या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर, प्रिंट मीडिया पर बहुत सी कंपनीज अपनी एडवर्टाइजमेंट में ISO स्टैंडर्ड्स का तस्करा करती हैं। मैं ISO 27001 की बात नहीं कर रहा, ISO के बहुत सारे स्टैंडर्ड्स हैं। वो खाने पीने वाली कंपनीज भी, क्लॉथिंग वाली कंपनीज भी, ऑनलाइन शिपिंग वाली भी, और ऑनलाइन स्टोर्स वाली भी, और बहुत सारी कंपनीज ISO स्टैंडर्ड्स के बारे में कहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्री के, हम हेल्थ केयर, अगर कोई वो खाने पीने वाले तो हम हेल्थ केयर के ISO स्टैंडर्ड्स फॉलो कर रहे हैं। कोई मेडिकेशन का होगा, मेडिकल फील्ड का होगा तो वो कहेगा हम उससे रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं। कोई ट्रांसपोर्टेशन का होगा तो कहेगा हम उससे रिलेटेड फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर दो चीजें होती हैं, तस्करा आ गया तो मैं बताता चलता हूँ। दो चीजें होती हैं, अगर कंपनी क्लेम कर रही हो या लोगो साथ लगाए कि हम ISO स्टैंडर्ड्स यूज करते हैं, इसका मतलब है दे आर trying to follow those standards. अगर कंपनी कहे कि we are certified of these ISO standards, सिर्फ एक सर्टिफाइड के लफ्ज का फर्क है, तो इसका मतलब है कि वो कंपनी ISO स्टैंडर्ड्स यूज भी करती है, उन्होंने ऑडिट भी करवाया और ऑडिट वालों ने पास भी कर दिया ये वाकई यूज करते हैं। नहीं, ISO के साथ उन्होंने स्टैंडर्ड लिखा होता है कि ISO का फलां स्टैंडर्ड हम सर्टिफाइड है, लेकिन अगर वो उसकी वेरिफिकेशन करना चाहें तो जाहिर सी बात है, पाकिस्तान में तो 3-4 कंपनीज हैं बड़ी बड़ी ये ऑडिटिंग की, KPMG है, फर्गूसन है, और एक तो और कोई कंपनी है, नाम मेरे ज़हन से निकल रहा, हाँ कुछ इस तरह के भी है। एनीवेज तो हाँ जी, किससे ऑडिट करवाया बताएं? वो
बताने के क्या उसको कहते हैं, जिम्मेदार हैं, जवाब दें, बताएंगे हमने फलां कंपनी से ऑडिट करवाया, आप उसे वेरीफाई करवा लें कि हाँ जी ऑडिट करवाया कि नहीं करवाया, वो इस तरह से हो जाता है। हाँ हाँ, ऑडिट का सर्टिफिकेट देते हैं। ये चीज मेक श्योर करें कि ये जो कंपनी ऑडिट कर रही है, हाँ ये वैलिड है, ये ऑथराइज्ड है कि ये ऑडिट कर भी सकती है। हाँ ऑफ कोर्स, जो ऑथराइज नहीं हो वो ऑडिट ही नहीं कर सकता। इनकी लिस्ट होती है accredited certified parties होती है, हाँ, जो बिल्कुल। by ISO होती है, तो वो मिल जाती, पता चल जाता। गूगल पे जाकर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये person है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया कंप्लायंस एंड वैलिडेशन वाला मामला। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं जी सिक्योरिटी ऑपरेशंस। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एक तो सीम, सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट, और दूसरे नंबर पर इंसिडेंट डिटेक्शन, रिस्पांस एंड रिपोर्टिंग, यानी मैनुअली सारा काम चल रहा। इसको हम कहते हैं क्या? सिक्योरिटी ऑपरेशंस का हम इनको नाम देते हैं। तो बेसिकली इन सारी चीजों को मैनेज करना सिक्योरिटी मैनेजमेंट कहलाता है। और लगे हाथों एक चीज और भी तस्करा हो रही है, तो एक चीज और भी आपको बताए देता हूं। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स, कोर्सेज, एग्जाम्स होते हैं, नहीं होते? कौन से होते हैं, कौन से होते हैं, वो तो आपको बता देता हूं। जी जनाब, एक तो बहुत मशहूर कंपनी ISC स्क्वायर, इनकी है CISSP। दूसरे नंबर पर इसाका, इनकी है सिज्म और सीजा। लेकिन सीजा ऑडिटिंग साइड पर आ जाती है। हाँ, मतलब इसके अंदर पूरी सिक्योरिटी मैनेजमेंट नहीं होती, थोड़ी बहुत होती है। चलें हम प्योर मैनेजमेंट की बात करते हैं। अच्छा, उसके बाद ISO की हम बात कर रहे थे, तो ये बल्कि PECB इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ISO 27002। ISO 27001 नहीं है, ISO 27002 है। कौन सी? ये मैंने 3 किसके नाम बताए हैं? सिक्योरिटी मैनेजमेंट की सर्टिफिकेशंस। ISO 27001 जिसका भी मैं तज़किरा कर रहा था, वो किस चीज की थी? उसमें मैंने बताया था ना, 2 हैं, एक इंप्लीमेंटर और दूसरा ऑडिटर। सिक्योरिटी मैनेजमेंट की 27002 है। और भी हैं, लेकिन these 3 are the top most demanding in the world. सर्टिफिकेशंस होती हैं और इसमें डिटेल प्रोसीजर्स बताए होते हैं, गाइडलाइंस बेसिकली बताई होती हैं। Basically 27002 is about information security management. 27001 implementation auditing है। उसी implementers को मैनेज करना हो या उन ऑडिटर्स को मैनेज करना हो, या दोनों की टीम का जो मैनेजर होगा वो 27002 में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर होगा। एक स्टैंडर्ड में बेसलाइन पॉलिसी या स्टैंडर्ड बता दी गई है। इंप्लीमेंटर और ऑडिटर दोनों में बेसलाइन यानी कि सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स बताए कि ये स्टैंडर्ड्स हैं जो सारी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज यूज करती हैं। एक ने, इंप्लीमेंटर ने उन स्टैंडर्ड्स को इंप्लीमेंट करना है, ऑडिटर ने उन्हीं स्टैंडर्ड्स का
ऑडिट कर रहा है। अब 27002 मैनेजर जो होगा वो थोड़ा सा उसकी थोड़ी सी चेंज होगी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चेंज होगी। उसने क्या करना होगा, उसने मैनेज करना होगा। उसने ना स्टैंडर्ड इंप्लीमेंट करना है ना स्टैंडर्ड चेक करना है इंप्लीमेंट हुआ है कि नहीं, उसको स्टैंडर्ड्स का पता होना चाहिए, प्लस उसको मैनेजमेंट की चीजें कुछ एडिशनल ऐड उसके अंदर होंगी। जी क्या करेगा? पॉलिसी मेकिंग मैनेजर का काम होगा, पॉलिसी मेकिंग मैनेजर का काम होगा, पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाना इंप्लीमेंटर का काम होगा, और इंप्लीमेंट सही हो रही है कि नहीं हो रही इसको चेक करना किसका काम, ऑडिटर का काम। उसमें जो भी एक डोमेन है उसका जो कंट्रोल बताया वो उस कंट्रोल के अगेंस्ट आपको समझ नहीं आ रही तो आप 27.2 में चल जाते हैं, वहाँ पे जाकर आपको डिटेल्स और गाइडलाइन मिल जाती है इसको कैसे इम्प्लीमेंट करना है, मतलब कुछ से मतलब वो मैनेजमेंट से रिलेटेड चीजें मिल जाती हैं। हाँ, जो बेसिकली 2 में आम जबान में आमतौर पे उसको कहते हैं डिटेल्स मिल जाती हैं जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन असल में वो डिटेल्स बताई होती है मैनेजर्स को कि आपको पता होना चाहिए इन चीजों के बारे में कि ये क्या क्या और कैसे चीज चल रही होती है। चलें जनाब आगे चलते हैं। तो इससे बहुत हाईली डिमांडेड इस चीज से रिलेटेड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट से रिलेटेड है। और यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आप सबको मेंशन करना चाहूंगा कि माशाल्लाह हमारी क्लास के अंदर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं बड़ी डाइवर्सिटीफाइड हमारी क्लास है, और मेरा ख्याल है कि हमारी क्लास के अंदर मेजॉरिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स आर द यंग ब्लड, जो अभी कैरियर या तो स्टार्टिंग पर हैं या अभी स्टार्ट कर रहे हैं या इस स्टेज पर हैं। तो आप में से जो कैरियर स्टार्टिंग फेज पर हैं, आप में से इन सर्टिफिकेशंस को किसी ने अगर अभी अपनी चेकलिस्ट में रखा हुआ है, अच्छी बात है, लेकिन इसको थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करें। ये सर्टिफिकेशंस इंफॉर्मेशन, जी मैं क्वेश्चन लेता हूं। ये सर्टिफिकेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, जी ये सर्टिफिकेशंस हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजर्स के लिए। तो मैनेजर के लिए आपके पास पहले से उस फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए कि नहीं, मैनेजर तो फ्रेश नहीं होता। तो बेसिकली ये सर्टिफिकेशंस जितनी भी हैं ये आप सबको फायदा देंगी, लेकिन कब फायदा देंगी, ये किसको ज्यादा फायदा देंगी, जिसको इंडस्ट्री में 5 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा हो गया है। आप में से किसी को 5 साल से ज्यादा का तजर्बा हो फिर इनको जरूर पढ़ना शुरू कर दें, किसी का 10+ ईयर्स तजर्बा है उसको जरूर पढ़नी चाहिए, लेकिन जिसका 5 से कम है वो लिस्ट में जरा डाल दें कि 2-4 साल बाद हम इनको तब देखेंगे। और मोस्ट ऑफ देम इनके आप पेपर पास कर भी ले तो कहेंगे हाँ जी एक्सपीरियंस दिखाओ, है एक्सपीरियंस, इफ यू डोंट हैव एक्सपीरियंस वो आपको प्रोविजनल सर्टिफिकेट दे देंगे, ये लें जी, जब तक एक्सपीरियंस पूरा नहीं होता हम आपको सर्टिफिकेट ही नहीं देते। एनीवेज तो जनाब सिक्योरिटी ऑपरेशन, जी सवाल पूछना चाह रहे थे सर। ये कोर्स के हवाले से था, ये सीसो जो होता है ये सिक्योरिटी के सॉरी ऑडिट के हवाले से नहीं होता सीसो? सीसो, जी मैं सीसो का तस्करा करने लगा था लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं किया। सीसो होता है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, वो होता है चीफ, उसके नीचे ऑडिटर भी होते हैं, उसके नीचे मैनेजर्स भी होते हैं, उसके नीचे पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी होते हैं, उसके नीचे सारे ही होते हैं। मतलब दिस इज, हाँ जैसे सीईओ होता है इस तरह से सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का सबसे टॉप लेवल, सबसे बड़ा जो हेड होता है वो होता है सीसो। सीसो मींस चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर, जिसके नीचे आ रही होती हैं। तो आप उसको एक चीज से रिलेट नहीं कर सकते। मैं लिखने लगा था यहाँ पर नाम चौथा उसका, लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं लिखा कि उसके नीचे मैनेजर्स भी होते हैं, उसके नीचे ऑडिटर्स भी होते हैं, उसके नीचे इंप्लीमेंटर्स भी होते हैं, उसके नीचे पेनिट्रेशन टेस्टर्स भी होते हैं, उसके नीचे स्टॉक की टीम्स भी होती हैं, उसके नीचे सारा कुछ होता है। तो आप उसको किसी एक से रिलेट नहीं कर सकते।
एनीवेज, सिक्योरिटी ऑपरेशंस की हम बात कर रहे थे। सिक्योरिटी ऑपरेशंस को जरा आगे मजीद डिटेल्स की तरफ चलते हैं, लेकिन इससे पहले ये हमें थोड़ा सा कुछ बता रहा है कि प्रिवेंटिंग साइबर अटैक्स रिलायबिलिटी इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल। जी, ये वही वाली बात जो मैं अक्सर आप लोगों से कहा भी करता हूँ, जिसको आसान अल्फाज में मैं अक्सर कहा करता हूँ, जिन्होंने मुझसे पहले कोई कोर्स पढ़ा होगा उनको पता होगा। सिक्योरिटी की दुनिया में कहा जाता है ओनली डेड सिस्टम इज सिक्योर सिस्टम। कौन सा सिस्टम सिक्योर है जी? पावर ऑफ भी नहीं, ओनली डेड सिस्टम इज सिक्योर सिस्टम। अदरवाइज all the systems are not 100% secure। हाँ, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है किसी सिस्टम की आपको वीकनेस ना मिले, वल्नरेबिलिटी ना मिले, मुझे मिल जाए। अच्छा, जिसकी आपको नहीं मिली आपके लिए तो वो सिक्योर है, मुझे वल्नरेबिलिटी मिल गई, मेरे लिए नहीं है वो, मैं वल्नरेबिलिटी एक्सप्लॉइट कर सकता हूं। अच्छा, हो सकता है कि सिस्टम की आपको भी वल्नरेबिलिटी नहीं मिली, मुझे भी नहीं मिली, किसी और को मिल जाए, तो मेरे लिए भी सिक्योर, आपके लिए भी सिक्योर, उसके लिए नहीं है सिक्योर। तो ये इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसीजर जिसके बारे में वो थोड़ी सी वो बात कर रहा है। तो जनाब आगे चलते हैं जी। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में क्या 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 वो चीज़ें बता रहा है, वही चीज़ें कि सिक्योरिटी अवेयरनेस होनी चाहिए, मॉनिटरिंग, इंसिडेंट मैनेजमेंट और उससे रिलेटेड चीज़ें होनी चाहिए। चले आते हैं जी अपने असल मेन गोल, मेन काम की तरफ। किधर जी, सॉक के ऑपरेशंस, सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जी। सॉक को समझने से पहले, बल्कि मैं टाइम भी हमारी क्लास का थोड़ा सा रह गया, सॉक वाला टॉपिक मैं आज जानबूझ के शुरू नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि इसको हम डिटेल से पढ़ें, समझें। बीच में ब्रेक आ जाएगी, आधा आज करेंगे, आधा फिर मंडे को जाके करेंगे, तो ह्यूज चांसेस हैं कि आज का पढ़ा हुआ मंडे को भूल जाएंगे। तो इंशाल्लाह हम मंडे को डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम सिक्योरिटी ऑपरेशंस से रिलेटेड कुछ छोटी सी टास्क या छोटे से हम कुछ उसकी डिटेल्स को डिस्कस कर लेते हैं। ताकि हमें सिक्योरिटी ऑपरेशंस को समझने में थोड़ा सा बेहतर एक आइडिया, अंदाजा या क्लू हो सके। वो क्या हो सके, ये देखेंगे यहाँ पर सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एक तो इसने तस्करा किया सीम का, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट। दूसरी साइड पे इसने तस्करा साथ ही किया है इंसिडेंट डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिपोर्टिंग। और ये किस हेड में उसने तस्करा किया? सिक्योरिटी ऑपरेशंस में। तो बेसिकली सिक्योरिटी ऑपरेशंस इन्हीं तीन चीजों को कहते हैं। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में क्या कुछ होता है? नहीं, सिक्योरिटी ऑपरेशंस में एक छोटा सा अगर नोट लिख लेंगे तो आपको ज्यादा आसानी रहेगी। सिक्योरिटी ऑपरेशंस में डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिपोर्टिंग, तीन लफ्ज हैं। डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिपोर्टिंग। मैंने इंसिडेंट का लफ्ज नहीं बोला। इस चीज की डिटेक्शन और फिर रिस्पॉन्ड और फिर रिपोर्टिंग। इवेंट्स, इंसिडेंट्स, बल्कि मैं आसान, इससे भी आसान वर्ड यूज करता हूं, साइबर अटैक्स। डिटेक्शन ऑफ साइबर अटैक्स, respond of cyber attacks and reporting of cyber attacks।
अब इसके हवाले से ये इन 3 लफ्ज का ना आपस का बड़ा 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 क्लोज रिलेशन है। कौन से 3 वर्ड्स? डिटेक्शन, रिस्पॉन्ड एंड रिपोर्ट। डिटेक्ट ना हुआ, रिस्पॉन्ड होगा। अच्छा, डिटेक्ट हो गया, रिस्पॉन्ड ना हुआ, रिपोर्ट बनाएंगे? अपनी नालायकी की रिपोर्ट बनाएंगे? तो कोई नहीं बनाता। अच्छा, इंसिडेंट हो गया, डिटेक्ट हो गया, प्रॉपर रिस्पॉन्ड हो गया, रिपोर्ट नहीं किया, तो भी काम नहीं बनेगा। इसलिए इन तीनों का ना आपस में रिलेशन है। अच्छा, अब हम आते हैं, मैं अब तस्करा करता हूं, हर कंपनी जिनका भी आईटी एसेट्स होते हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, और अगेन आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या कुछ आएगा, ये सारा कुछ सामने भी आपको यहाँ पर ये लिखा हुआ नजर आ रहा है। और मैंने जब आज का टॉपिक शुरू किया था तो मैंने थोड़ी सी डिटेल भी बताई थी इसके अंदर क्या 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 सारा कुछ आएगा। किसी भी कंपनी का आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर हो, उस कंपनी की ख्वाहिश होती है कि उस कंपनी के आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले साइबर अटैक्स के बारे में उस कंपनी को सबसे पहले नंबर पर क्या हो? डिटेक्शन, पता लगे। क्योंकि पता लगेगा तो ही रिस्पॉन्ड होगा, पता ही नहीं लगेगा तो रिस्पॉन्ड नहीं होगा। और ये हर कंपनी की क्या होती है? ख्वाहिश। हर कंपनी की ख्वाहिश, छोटी बड़ी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, मल्टीनेशनल, किसी भी तरह की कंपनी हो, पाकिस्तान की हो, यूरोप की हो, अमेरिका की हो, किसी मतलब वो डेवलप्ड नेशन की हो, डेवलपिंग नेशन की हो, अंडर डेवलप्ड हो, थर्ड वर्ल्ड कंट्री, फोर्थ फिफ्थ वर्ल्ड कंट्री, हर कंपनी, हर कंट्री की कंपनी जिनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर या आईटी एसेट्स हों, उनकी ये ख्वाहिश होती है कि उनकी कंपनी पर, देखिए किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि हमारे सर्वर्स पर, हमारे आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर पे आके कोई अटैक करे और हमें पता ही ना लगे और हैक हुक करके खराब करके चला जाए। होती है किसी की ख्वाहिश? किसी ने काम ऐसा किया हो तो उनकी ख्वाहिश हो सकती है कि लो जी यार अल्लाह, जैसे वो मैच हार रहे हो तो दुआ करते हैं अल्लाह बारिश हो जाए। तो किसी ने काम ऐसा किया हो तो फिर दुआ करते हैं कि अल्लाह आके कोई हैक ही कर जाए यार, हमारी नालायकी छुप जाए। अदरवाइज किसी की ख्वाहिश नहीं होती कि उनकी कंपनी पर कोई साइबर अटैक आए और उनको पता ही ना लगे और वो सारा कुछ करके चला जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में और दुनिया भर में, लेकिन खास तौर पे पाकिस्तान में इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं। किस तरह के इंसिडेंट्स? कि हैकर आता है, हैक करता है, सक्सेसफुली हैक करके डैमेज करके चला जाता है, उनको पता ही नहीं होता। बल्कि मैं अगर जरा खुल के अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करूं तो कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं दुनिया में भी और पाकिस्तान में भी कि जिनका वो स्टाफ, ये आईटी सिक्योरिटी वाला स्टाफ या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट वाला स्टाफ, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर्स, सर्वर एडमिनिस्ट्रेटर्स, वेबसाइट एडमिनिस्ट्रेटर्स, उनकी वेबसाइट हैक हो गई तो वेब एडमिनिस्ट्रेटर को उसकी कंपनी के या उसके दोस्त फोन करके बताते हैं जियो पे न्यूज चल रही है, तुम्हारी कंपनी की वेबसाइट हैक हो गई है। अच्छा, मैं देखता हूं, अभी चेक करता हूं। मैं माजरत के साथ मैं चले नाम भी ले लेता हूं जस्ट फॉर द एजुकेशनल पर्पस। सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की वेबसाइट हैक हुई थी, उनके एडमिनिस्ट्रेटर सोया हुआ था उसमें। एक तो और इस तरह की कंपनीज की साइट हैक हुई जिनकी जिम्मेदारी थी साइट बनाना, साइट मेंटेन करना या सिक्योरिटी, उनको पता ही नहीं था। अच्छा हो गई है, चलो देखते हैं। हो गई। तो मसला कहां पर हुआ? पहली चीज, पहला प्रॉब्लम कहां हुआ? ये वो जो 3 वाला ट्रायंगल है ना, उसमें पहला फेज क्या था? डिटेक्शन। उनको पता ही नहीं लगा, डिटेक्ट ही नहीं हुआ। अच्छा, अब इसमें सोचने देखने वाली बात है कि डिटेक्ट क्यों नहीं हुआ। उसमें कंपनी की सिक्योरिटी, इसको कहते हैं सिक्योरिटी पोस्चर,
कि कंपनी का सिक्योरिटी पोस्चर कैसा था, या आसान अल्फाज अगर मैं वर्ड यूज करूं, शायद नॉन टेक्निकल हो जाए लेकिन आसान समझाने के लिए, कंपनी की सिक्योरिटी पॉलिसीज या कंपनी का सिक्योरिटी डिपार्टमेंट था कि नहीं था, तो उसके अंदर क्या था, क्या उन्होंने प्रोटेक्शन के लिए कोई हार्डवेयर, कोई फायरवॉल, कोई लॉग मैनेजमेंट, कोई चीज लगाई हुई थी, कोई नेटवर्क सिक्योरिटी को, फायरवॉल एडमिनिस्ट्रेटर को, सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर को इस तरह का बंदा रखा हुआ था। और मोस्ट, मैं जिस तरह की मैंने एग्जांपल दी एक दो, इस तरह की मोस्ट ऑफ द कंपनीज, बल्कि 99.9999% ऐसी कंपनीज जिनको पता नहीं लगता कि इनको दूसरे बता रहे होते हैं, वहां पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी स्टाफ भी नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी हार्डवेयर सोल्यूशन या सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी नहीं होता। मतलब ना वहाँ फायरवॉल्स लगी हुई होती हैं, ना वहाँ सिक्योरिटी का स्टाफ होता है, तो वो जो मैनेज कर रहे होते हैं, जिसने वेबसाइट बनाई होती है वही चला रहा होता है, जिसने नेटवर्क बनाया होता है वही नेटवर्क चला रहा होता है, जिसने सर्वर्स बनाए होते हैं वही सर्वर चला रहा होता है, वहाँ सिक्योरिटी का स्टाफ ही नहीं होता। इसलिए वहां पर इस तरह के होते हैं। हाँ, इससे बेहतर अगर वो अपनी सिक्योरिटी को बेहतर करना चाहते हैं, किस चीज पर काम करना चाहिए उनको, इस तरह की कंपनीज को? नहीं, किस चीज पर काम करना चाहिए? यस, डिटेक्शन पर काम करना चाहिए कि भाई पता लगेगा तो कुछ करेंगे ना। पता लगने के लिए फेज बाय फेज में आगे चलूंगा, वो आप आखिरी फेज पे डायरेक्ट जंप करके पहुंच गए जी। डिटेक्शन पर काम करते हैं। अब डिटेक्शन के लिए सबसे पहला काम, वो सिक्योरिटी का स्टाफ फायर करें या सिक्योरिटी का कोई सोल्यूशन लगाएं, और कुछ नहीं तो एक लॉग सर्वर लगा दें जिस पर तमाम सर्वर्स के लॉग आके स्टोर होते हैं, को मॉनिटरिंग का सॉफ्टवेयर लगा दें, या अगर थोड़ा सा अगर बजट अच्छा है, अफोर्ड कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, फायरवॉल लगा लें। इससे क्या होगा, या फायरवॉल के साथ आजकल तो खैर फायरवॉल के साथ ही बिल्ट इन फीचर होते हैं आईपीएस और आईडीएस, इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, वो लगा लें कि जैसे ही कोई अटैक आए, जैसे कोई इंट्रूजन आए, सिस्टम डिटेक्ट करके आपको अलर्ट जनरेट करे और उससे पता लग जाए हाँ जी अटैक आया। मतलब अटैक का पता लगेगा तो कुछ आगे बात बनेगी ना। लेकिन ये भी जो पहली मैंने एग्जांपल दी उससे तो ये कंपनी बेहतर है कि उससे गई गुजरी है। अगर ये कर ले, ये चीजें, फायरवॉल लगा ले, लॉग सर्वर लगा ले, और कोई ऐसा बंदा हायर कर ले जो सिक्योरिटी को मैनेज करना देखना शुरू कर दे, क्या ख्याल है? पहले वाली एग्जांपल से ये वाली एग्जांपल फिर ज्यादा बेहतर है। इससे ज्यादा बेहतर क्या होगा, ये पूरा डिपार्टमेंट बना दें, मल्टीपल सॉल्यूशंस लगाएं, जैसे मैंने बताया स्टेट ऑफ द आर्ट फायरवॉल लगा दें, आईपीएस भी लगा दें, आईडीएस भी लगा दें, 2-4 लोगों का स्टाफ हायर कर लें, और अपने वेबसाइट डेवलपर्स को, सर्वर्स एडमिनिस्ट्रेटर्स को, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर्स को सिक्योरिटी के कोर्सेज करवा दें, सिक्योरिटी की ट्रेनिंग्स करवाएं। ये तीसरा लेवल पहले दोनों लेवल्स से ज्यादा अच्छा है, और इस तीसरे लेवल से अच्छा होगा फोर्थ लेवल। फोर्थ लेवल पर क्या होगा? फोर्थ लेवल पर आ जाएगा ये सीम, सिक्योरिटी इंसिडेंट एंड इवेंट मैनेजमेंट सॉल्यूशन। ये इंशाल्लाह सीम से क्या होगा नेक्स्ट क्लास में हम तस्करा करेंगे, क्योंकि बेसिकली सीम इज द कोर ऑफ सॉक। हमारी इंशाल्लाह अगली चंद क्लासेस हमारे कोर्स में बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस होंगी, इसलिए मेरी आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश होगी कि मिस मत कीजिएगा। हमने वैसे ही हाइब्रिड मोड पे क्लास रखने का मतलब और मकसद यही है कि किसी को कोई प्रॉब्लम या कोई भी इशू की वजह से वो फिजिकल क्लास में नहीं आ सकता तो ऑनलाइन अटेंड कर ले, ऑनलाइन नहीं कर सकता तो फिजिकल आ जाए।
इवन फिजिकल वाले पार्टिसिपेंट किसी दिन ऑनलाइन करना चाहें ऑनलाइन कर लें, किस दिन ऑनलाइन वाला फिजिकल आना चाहे तो वो भी आ सकता है। लेकिन अगली हमारी 2-3 क्लासेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने लगी हैं, क्योंकि हमने अगली क्लास में सीम और सॉक का वर्क फ्लो पढ़ना है। असल में सॉक है क्या भला, ये चीज़ क्या है, क्यों ये पूरी दुनिया और ख़ास तौर पे पूरे पाकिस्तान में सॉक 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 चल रहा है। और इससे चलते चलते आज की आखिरी एक छोटी सी बात मेरे जहन में आ गई, अल्लाह का करम है, नहीं तो मेरे जहन से निकली हुई थी अभी तक। मुझे आज शाम को ना 2 मैसेजेस आए 2 डिफरेंट कंपनीज की तरफ से। ये बल्कि हाँ मेरे मोबाइल में भी हैं। नया टेल का इंटरनेट कनेक्शन लगवाया हुआ था, नया टेल का मुझे मैसेज आया, ये तकरीबन तो 3-4 घंटे पहले की बात है। तो वो मैसेज क्या आया, थोड़ा सा मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, बात आसान हो जाएगी। तो नया टेल वालों ने एक अपना एडवर्टाइजमेंट का मैसेज मुझे भेजा, योर बिजनेस नीड्स अस, आपके बिजनेस को हमारी जरूरत है। अच्छा जी, कैसे जरूरत है आपकी जी हमें? आगे उन्होंने लिखा हुआ है, सीम एंड सॉक प्रोटेक्ट्स योर बिजनेस फ्रॉम साइबर अटैक्स एंड ऑफर्स 24/7 नेटवर्क मॉनिटरिंग। यानी कि नया टेल वाले कह रहे हैं आपको हमारी जरूरत है। किस लिए जरूरत है? कि आप अपने बिजनेस को हमारे थ्रू, हम सीम या सॉक की सर्विसेज भी देते हैं, उसके थ्रू 24 घंटे मॉनिटर करवाएं। यार ये चलो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, जैसे ही मुझे ये मैसेज आया ना, वो आधे घंटे के गैप से मुझे बैंक अल्फला का मैसेज आ गया, सॉक का। मैं देखता हूं अगर मेरे पास, हाँ जी, बड़ा मजे की बात बताने लगा हूं। एक मैसेज मेरे पास पड़ा, मैं मैसेज रीड करके बताता हूं जी। बैंक अल्फला का मुझे मैसेज आया, डियर कस्टमर, इफेक्टिव फ्रॉम द 15 दिसंबर 2014 ब्ला ब्ला ब्ला, बैंक अल्फला और सॉक फॉर द जुलाई और दिसंबर 2024 तक, कुछ ऐसे आ गया। आप हमारी वेबसाइट पर विजिट कर लें। मेरे ज़हन में पहला ख्याल आया, आपके ज़हन में भी शायद ही ख्याल आ रहा हो, यार नया टेल वाले सॉक की सर्विस दे रहे हैं, बैंक अल्फला वाले भी सॉक की सर्विस दे रहे हैं, या अपने कस्टमर के लिए सॉक लगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मैंने भी वो फ्लैश मैं जल्दी में देखा और चला गया। बाद में मैं गौर से देखा, यार मैं बैंक अल्फला सॉक बना रहा है तो कस्टमर को क्यों बता रहा है? मैंने जरा गौर से देखा और मल्टीपल टाइम्स देखने के बाद मैंने देखा तो मुझे अंदाजा हुआ, ये जो बैंक अल्फला वाला सॉक था ना, इसका मतलब था शेड्यूल ऑफ चार्जेस। सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर नहीं था। उन्होंने कहा कि बैंक के वो 6 माह का होता है ना, दिसंबर से जुलाई तक, कहते दिसंबर से जून तक जो शेड्यूल ऑफ चार्जेस हैं वो हमने रिवाइज कर दिए हैं, तो काइंडली विजिट करके देख लें। तो तमाम सॉक ये सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले सॉक नहीं होते, जहन में रखा करें। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्लास में सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर वाले सॉक के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई बात पूछना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, जरूर पूछिएगा जी। आप तो 2 की भी कर सकते हैं, वैसे 1 की तो सारे कर लेंगे जी। जब वो लेवल्स जिस दिन क्लास में हम डिस्कस कर रहे होंगे ना, उस दिन मैं बताऊंगा कि लेवल 1 के लिए कौन कौन एलिजिबल है, लेवल 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है। लेकिन लेवल 1 के लिए जो ये कोर्स कर रहे हैं वो तो सारे के सारे एलिजिबल हैं। कुछ आप में से लेवल 2 के लिए भी एलिजिबल होंगे, लेकिन 1 के लिए तो सारे ही एलिजिबल होंगे। सर विदाउट सर्टिफिकेशन? जी, विदाउट सर्टिफिकेशन भी एलिजिबल होंगे, लेकिन कंपनी ने अगर जहां पर आपने अप्लाई किया और उन्होंने चेकलिस्ट पे कंडीशन लगाई हुई है कि पर्सन शुड बी सर्टिफाइड, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एलिजिबिलिटी तो हो जाएगी, आपके स्किल्स और नॉलेज तो इम्प्रूव हो जाएगा। वैसे मेरा जाती मशवरा आप सब के लिए यही है कि जैसे आप लोग चीज़ें सीख रहे हैं और आगे आपका
ये सीखने सिखाने का सिलसिला आगे मजीद कंटिन्यू रखने का प्लान और प्रोग्राम है, तो साथ साथ करते जाएं, 2-4-6 महीने के टेन्योर के अंदर सर्टिफिकेशंस भी पास करते जाएं। नहीं तो 2-4 साल ब्रेक लगाएंगे तो 2-4 साल बाद आपके पास 5-7 सर्टिफिकेशन जमा हो जाएंगी, और 5-7 सर्टिफिकेशंस की फीस कैलकुलेट करेंगे तो को $2000 को $1500 टोटल, या इससे भी कम ज़्यादा हो सकती है। तो जब बात हज़ारों डॉलर्स में जा रही होती है, फिर बंदा वो करेंसी कन्वर्जन में देखता है और पता लगता है कि ओहो, फिर कहता है चलो जब ज़रूरत पड़ेगी कर लेंगे। तो बेहतर है साथ साथ फाइनेंस एंड लोड मैनेजमेंट करते जाएं, साथ साथ चीज़ें होती जाएं, तो बड़ा इजीली और अच्छा होता जाता है। और सर्टिफिकेशन के हवाले से मैंने बताया था कि साइबर मंडे की ऑफ़र आ जाएगी हमारे कोर्स के दौरान ही, और साइबर मंडे की ऑफ़र में आपको पेपर इसका आधे पैसों में मिल जाएगा। सर मैंने अभी CEH प्रैक्टिकल का भी आपको पता है वाउचर लिया हुआ है, तो मैंने तो अभी उसका भी देना है, तो इसका भी मैंने जी ईसी काउंसिल का आपको तो पता ही होगा, आपने पहले CH भी दिया, ये भी लिया हुआ है। ईसी काउंसिल की जितनी भी सर्टिफिकेशंस होती हैं, सर्टिफिकेशन एग्जाम वाउचर या एग्जाम रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि जिस दिन आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन करवाते हैं उसके बाद आपके पास 365 दिन, 1 साल का टाइम होता है। 1 साल के टाइम में आप अपनी मर्जी, अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक आप पेपर दे सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी लिया तो अभी पेपर दें, आप अपनी कन्वीनियंस के मुताबिक, प्रिपरेशन के मुताबिक जब पेपर देना चाहें दे सकते हैं। मतलब अगर ये ऑफर अगर आती है, सिंपल इज दैट, अगर ये ऑफर आती है और आप में से कोई अवेल करना चाहता है, जैसे मुझे अभी मजहर साहब बता रहे थे कि शायद ये ऑफर आज से शुरू हो गई है या कल से, 12 जब भी ऑफर शुरू होगी तो वो टाइम आपके पास 1 हफ्ते का ही होता है। अमूमन हफ्ते 10 दिन का टाइम होता है कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर जिसने लेना है ले ले आधे पैसों में, उसके बाद फिर पूरे पैसे, उससे पहले भी फिर पूरे पैसे। तो वो ले बेशक उसी के अंदर लें, अगर आपने करनी है सब्सक्राइब उसी में करवा लें, पेपर आराम से 2, 3, 4, 6 महीने बाद जब देना हो दे लें, नो इशू एट ऑल। एनीबॉडी एल्स, आप लोगों में से कोई? टायर 2 का होगा सॉरी, नहीं सर्टिफिकेट तो सर्टिफाइड सॉक एनालिस्ट का होगा, उस पर टायर या लेवल शेवल नहीं लिखे होते, वो आपके स्किल्स, आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। जी कुछ जी सर जी, ये पेपर किस तरह से होगा? जिस तरह से EH का था बिल्कुल इसी तरह होता है ये, उसका भी सॉक का भी इसी तरह होगा सर्टिफिकेशन का? जी उमर साहब, आपने जी एक्चुअली आप पर्सनल पूछ लेते तो ज्यादा अच्छा होता। चले अब आपने सबके सामने पूछ लिया तो मैं बता देता हूं, अगर आप मेरे थ्रू सर्टिफिकेशन एग्जाम रजिस्टर करवाएंगे तो वो CEH की तरह जैसे हमने इंटरनेशनल एग्जाम दिया था वैसे हो सकता है। अगर आप डायरेक्ट EC काउंसिल से लेंगे तो आपको डायरेक्ट EC काउंसिल से स्केड्यूल पेपर दे के प्रॉपर जो उनका प्रोसीजर होता है वो फॉलो करना पड़ेगा। दिस इज द थिंग। असल में सर इस तरह कि मैं ना अभी भी मैं मीटिंग में बैठा हूँ, मैं साथ में मैंने मोबाइल से ये कनेक्ट किया हुआ है आपको। ठीक तो है, वो ये है कि वो थोड़ा सा ये हमारा जो टाइम है ना वो बड़ा वो है, अच्छा टाइम है। तो देखते हैं सर। नहीं आप इसी टाइम पर आते थे क्लास में? सर मैं छुट्टी लेके आता था, लेकिन ये है कि मुसलसल 2-3-4 महीने छुट्टी नहीं हो सकती। चलें कोई मसला नहीं, नो इशू। हमने इसलिए हाइब्रिड रखा हुआ है, आप ऑनलाइन अटेंड कर लें इंशाल्लाह ना। हाँ जी। अपडेट हो गया। जी जी बिल्कुल। ये किसी और का कोई क्वेश्चन? मैंने आसान ज़बान में बताया कि अगर आपने कॉर्बेट के थ्रू एग्जाम रजिस्टर करवाया हुआ तो वैसे हो सकता है। अगर आपने डायरेक्ट EC काउंसिल से एग्जाम रजिस्टर करवाया लिया है तो वो फिर जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं?
इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का लगा है और कितना कॉम्प्लेक्स एक बंदा अगर वो पैच कर रहा है इसको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी एक मैनेजर इसका होगा एक होगा सॉफ्ट का लेवल 3 का हो जाएगा। उस कंपनी में जिस चीज को जो डिपार्टमेंट होंगे हर डिपार्टमेंट का मैनेजर होगा। पेनिट्रेशन टेस्टर होंगे, पेनिट्रेशन टेस्टर्स की टीम का भी टीम लीड होता है या मैनेजर होता है। आजकल जरा नई टर्मिनोलॉजी आ जाती है, हर किसी को मैनेजर डेजिग्नेशन नहीं देते, टीम लीड कह देते हैं, वो भी मैनेजर ही होता है। इस तरह से फोरेंसिक्स वालों का कोई टीम लीड होगा, इस तरह से ऑडिट या इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट वालों का कोई टीम लीड होगा या मैनेजर होगा, या टीम लीड होंगे उन सब के ऊपर एक मैनेजर होगा, या मैनेजर्स होंगे उन सब के ऊपर सीसो होगा। GRC उसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज की जाती है। किनके सीसो के अंडर तो सारा कुछ ही आएगा ना। वो GRC टीम अलग होगी, वो GRC का मैनेजर अलग होगा या टीम लीड अलग होगा। अमूमन ये इस साइड पे GRC वाली साइड पर आते हैं। या आप में से किसी की अटेंडेंस रहती हो तो बताएं। सर मैंने एक बात पूछनी है, लेकिन वो चले मैं फिर आपको पर्सनल मैसेज पर्सनल पूछ लीजिएगा जी, पर्सनल ठीक है जी, ठीक है।